न्यूज के इस प्राइम टाइम बुलेटिन में मैं हूं दीपक मिश्रा। बड़ी खबरों के साथ शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। आज यानी सोमवार को संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ और इस दिन 12 विपक्षी सांसदों को पूरे शीतकालीन सत्र के लिए सस्पेंड भी कर दिया गया। दरअसल ये कार्यवाही मानसून सत्र के आखिरी दिन यानी 11 अगस्त को सुरक्षा बलों से बदसलूकी के आरोप में की गई। 110 दिन पहले हुई इस घटना पर संसद के शीत सत्र में कार्यवाही हुई। कांग्रेस के 6, टीएमसी, शिवसेना और लेफ्ट के 6 सांसदों को सस्पेंड किया गया है। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश सिंह ने निलंबित सांसदों के नाम की घोषणा की। इनमें कांग्रेस की फूलोदेवी नेता छाया वर्मा, रिपुन बोरा, राजमणि पटेल, सैयद नासिर हुसैन, अखिलेश प्रसाद सिंह शामिल हैं। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी से डोला सेन और शांता छेत्री को सस्पेंड किया गया है। इसके अलावा शिवसेना से प्रियंका चतुर्वेदी और अनिल देसाई भी शामिल हैं। वहीं सीपीएम के एलाराम करीम और सीपीआई के बिनॉय विश्वम भी निलंबित होने वाले सांसदों की फहरिस्त में है। संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से 23 दिसंबर तक चलेगा। सोमवार को कृषि कानून वापस लेने के संबंध में काम हुआ, जहां बिल लोकसभा राज्यसभा में पास होने के बाद कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। तो चलिए आपको बताते हैं कि कौन कौन से वो सांसद हैं जो सस्पेंड हुए कार्यवाही के दिन। पहले ही कार्यवाही में जो सस्पेंड हुए हैं, कांग्रेस की फूलोदेवी नेताम छाया वर्मा, रिपुन बोरा, राजमणि पटेल, सैयद नासिर हुसैन, अखिलेश प्रसाद सिंह। इधर छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद हैं फूलोदेवी नेता। ममता बनर्जी की पार्टी से भी डोला सेन और शांता छेत्री को सस्पेंड किया गया। तो वहीं शिवसेना से प्रियंका चतुर्वेदी और अनिल देसाई पर यह कार्रवाई हुई। कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अगर कोई अक्यूज होता है उसकी भी सुनवाई होती है। उनके लिए भी लॉयर लगाए जाते हैं। कभी कभी तो सरकारी नुमाइंदे लगाए जाते हैं कि उनकी वर्जन लें। यहाँ पर ना वर्जन लिया गया। सीसीटीवी के हिसाब से अगर आप सीसीटीवी फुटेज भी देखेंगे, वहाँ पे कुछ ऐसा काम नहीं हुआ है। ये भी रिकॉर्ड हुआ है किस तरीके से मार्शल्स अभद्रता कर रहे थे, मेल मार्शल्स फीमेल एमपीज को धक्का मुक्की कर रहे थे। वो सब एक तरफ और आपका डिसीजन एक तरफ। व्हाट काइंड ऑफ अनरूली बिहेवियर इज दिस? अनपार्लियामेंट्री, अनडेमोक्रेटिक बिहेवियर इज दिस? इधर केंद्र सरकार के 3 कृषि सुधार कानूनों के विरोध में 1 साल से चल रहा किसान आंदोलन 2 दिन में खत्म हो सकता है। सोमवार को सिंघू बॉर्डर पर पंजाब के 32 किसान संगठनों की मीटिंग हुई। इसमें घर वापसी के लिए सहमति बन गई है। हालांकि अंतिम फैसला 1 दिसंबर को होगा। फैसला लेने के लिए बनाए गए संयुक्त किसान मोर्चा के 42 लोगों की कमेटी की इमरजेंसी मीटिंग भी अब 1 दिसंबर को ही होगी। पहले यह 4 दिसंबर को होने वाली थी। पंजाब के किसान नेता हरमीत कादिया ने कहा कि हम जीत हासिल कर चुके हैं, अब हमारे पास कोई बहाना नहीं है। घर वापसी पर संयुक्त किसान मोर्चा की मुहर लगनी बाकी है। अब देखना होगा बुधवार को जो अहम मीटिंग होगी, उस मीटिंग में क्या होता है। खबर भोपाल से, जहां आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के अलग अलग जिलों के कलेक्टर और कमिश्नर से वर्चुअली संवाद किया कॉन्फ्रेंस के जरिए, जहां मुख्यमंत्री दतिया बड़वानी छतरपुर कलेक्टर पर नाराज नजर आए, नाराजगी भी जताई। अविवादित नामांतरण के लंबित प्रकरण को लेकर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई। इस बैठक में शहडोल, छिंदवाड़ा, रायसेन, अनूपपुर कलेक्टर को मुख्यमंत्री ने शाबाशी दी, उनके काम की तारीफ की। तो वहीं विदिशा, झाबुआ, शाजापुर, सागर, नरसिंहपुर कलेक्टर के काम से मुख्यमंत्री खुश नजर आए। वहीं मध्य प्रदेश में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर अब शिवराज सरकार अलर्ट हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वर्चुअल बैठक में कलेक्टरों और कमिश्नरों को कॉन्फ्रेंस में ही सावधानी बरतने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा सभी से कि आप मास्क लगाने के लिए रोको टोको अभियान शुरू करें, लोगों को प्रेरित करें कि वो सावधानियों का पालन करें। ऑक्सीजन प्लांट, वेंटिलेटर की व्यवस्थाएं देखने के भी निर्देश दिए। बता दें आपको 1 दिसंबर को जिला क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक होगी। मुख्यमंत्री उस बैठक की भी अध्यक्षता करेंगे।
वहीं बैठक में कानून व्यवस्था को लेकर भी चर्चा की गई। सीएम ने कहा कि कलेक्टर, एसपी अपने अपने स्तर पर सरकार के प्रतिनिधि हैं। जिलों में उन्हीं के काम पर जनता को सुशासन देना निर्भर है। सीएम ने पूरे प्रशासनिक अमले को प्रतिबद्धता से काम करने के निर्देश दिए। इस दौरान सीएम ने स्मार्ट पुलिसिंग के गुर भी बताए। वहीं माओवादियों को लेकर भी बैठक में चर्चा की गई। सीएम ने कहा कि पिछले 2 साल में 7 हार्डकोर माओवादी पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे गए। वहीं 3 माओवादियों को गिरफ्तार किया गया। इनसे भारी मात्रा में विस्फोटक जब्त किया गया। इधर इंदौर से खबर, जहां बीजेपी की अहम बैठक इंदौर में शुरू हो गई है। इंदौर के संभागीय बीजेपी कार्यालय में यह बैठक हो रही है। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष और सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा इस बैठक में मौजूद हैं। इस बैठक में प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी मौजूद हैं। इंदौर प्रभारी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, वहीं कैलाश विजयवर्गीय, सह संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा इस बैठक में शामिल होने के लिए इंदौर पहुंचे हैं। लगातार बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। इससे पहले भोपाल की बात करें तो प्रदेश बीजेपी कार्यालय में बैठकों का दौर जारी था। अब इंदौर में ये अहम बैठक हो रही है संभागीय बीजेपी कार्यालय में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित तमाम बीजेपी के बड़े नेता इस बैठक में मौजूद हैं। लगातार बीजेपी की कोशिश है, रणनीति भी बना रही है बीजेपी, और आने वाले चुनाव की तैयारियों के लिहाज से और संगठन को बढ़ाने के लिहाज से संगठन में जो सक्रिय सदस्य हैं उनकी सक्रियता को कैसे बढ़ाया जाए, जो आम कार्यकर्ता हैं उनकी क्या जिम्मेदारी तय हो, तमाम अलग अलग ये विषय हैं जिन पर ये चर्चा बैठक में हो रही है। इससे पहले भोपाल में भी दिन भर बैठकों का दौर चलता रहा। बैठक में सत्ता और संगठन के समन्वय से लेकर संगठन में कार्यकारिणी के गठन को लेकर चर्चा हुई। साथ ही 2023-24 के रोड मैप पर रणनीति बनी। बैठक बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने ली। इस बैठक में सीएम सहित ज्यादातर मंत्री शामिल हुए। हालांकि इस दौरान कई मंत्री समय पर नहीं पहुंचे। वहीं 4 आदिवासी मंत्रियों ने इस बैठक से दूरी बनाई। मोर्चे का काम भी किस प्रकार से चल रहा है। आज ही जिले की कार्य समिति की हमारी बैठक, सीहोर जिले की कार्य समिति की बैठक होगी। तो एक मॉडल तौर पर कार्य समिति की बैठक में जिले के कार्यकर्ताओं से वो चर्चा करेंगे। तो ऐसे महामंत्री जो प्रवास हमारा होता है उसमें माननीय बीएल संतोष जी का मार्गदर्शन हम सब कार्यकर्ताओं को, मध्य प्रदेश के लोगों को मिला है। चूँकि सत्ता और संगठन दोनों के बीच में तालमेल होना चाहिए, तालमेल से चलना चाहिए, एक दूसरे का सम्मान भी, एक दूसरे का समन्वय भी होना चाहिए। इसी विषय पर सरकार और सत्ता के बीच में जो उनका बहुत अच्छा कहना था, यदि किसी मंत्री के कोई मन में हो, कोई विधायक के मन में हो, कार्यकर्ता के मन में हो, तो आप निःशंक होकर यहाँ पर बताएं। और संगठन और सरकार को एकजुट होकर चलना चाहिए, उस पर हम सबका मतन होगा। और संगठन और सरकार वाकई एकजुट होकर चल रही है। सिंधिया राज परिवार और राघवगढ़ राज परिवार के बीच सियासी तल्खी हमेशा से रही है। अब तो दोनों ही राजघराने अलग अलग दलों में भी हैं। सिंधिया के बीजेपी में जाने के बाद अब दिग्विजय सिंह ग्वालियर चंबल अंचल में सक्रिय हो गए हैं। राजा दिग्विजय सिंह अब महाराज के गढ़ में सेंधमारी की कोशिश में जुटे हुए हैं, लेकिन जानकार मानते हैं कि ये इतना आसान काम नहीं होगा। देखिए रिपोर्ट। कभी ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर चंबल अंचल में कांग्रेस का मजबूत चेहरा थे। सिंधिया ने ग्वालियर चंबल में हमेशा कांग्रेस को मजबूत किया, लेकिन सिंधिया के बीजेपी में जाने के बाद अब कांग्रेस का ये मजबूत किला कमजोर हो गया है। सिंधिया फैक्टर के चलते 2018 के चुनाव में 34 में से 26 सीटें जीतने वाली कांग्रेस उपचुनाव की 16 सीटों में से महज 7 सीटें ही जीत पाई। वैसे तो ग्वालियर चंबल में कांग्रेस के कई नेता हैं, लेकिन सिंधिया की कमी को पूरा करे ऐसा कोई नेता नहीं है। लिहाजा अब मौके की नजाकत को देखते हुए दिग्विजय सिंह इस कमी को पूरा करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। कभी जयवर्धन सिंह को अंचल में भेजकर बड़े नेता के तौर पर स्थापित करने की कोशिश करते हैं, तो कभी खुद भी मैदान में उतरकर मोर्चा संभालते हुए संगठन को यह संदेश दे रहे हैं कि वो अंचल में कांग्रेस की कमान बखूबी संभाल सकते हैं।
दिग्विजय की सक्रियता से कांग्रेस में खुशी है। उनका मानना है कि दिग्विजय पार्टी के दिग्गज नेता हैं, जिनके आने से कार्यकर्ता संगठित होकर बीजेपी और सिंधिया को शिकस्त देने में सक्षम होंगे। ये देखिए, दिग्विजय सिंह जी तो जैसा कि आप जानते हैं, उनको राष्ट्रीय नेतृत्व ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है कि उनको जितने भी आंदोलन होने उसके वो हेड है, उसके वो अध्यक्ष हैं। और उसी तारतम्य में वे ग्वालियर आए और आप देख रहे हैं कि उसी तारतम्य में बाकायदा उनका निरंतर भ्रमण हो रहा है। वो बिल्कुल भी, और सबसे बड़ी बात यह है कि आज उन्होंने अच्छे से अच्छे युवाओं तक को फेल कर दिया। तो हाँ, निश्चित रूप से पार्टी में एकात्मकता लाने के लिए, संगठन में थोड़ा सा जोश लाने के लिए बिल्कुल निश्चित रूप से वही काम कर रहे हैं। वहीं बीजेपी भी कम उत्साहित नहीं है। बीजेपी का मानना है कि दिग्विजय के सक्रिय होने से फायदा बीजेपी को ही होगा, क्योंकि दिग्विजय जहां जाते हैं कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर देते हैं। सच्चाई ये है कि दिग्विजय सिंह ने 10 साल में जो विनाश किया था मध्य प्रदेश का, वो आज मध्य प्रदेश का हर एक वासी जानता है। दिग्विजय सिंह ने स्वयं स्वीकारा था कि वे जहां खड़े हो जाते हैं, जहां चले जाते हैं, उनके वोट कट जाते हैं। तो ऐसे में अगर वो रिक्त स्थान भरने का प्रयास कर रहे हैं तो वो अपने पुत्र को स्थापित करने के प्रयास से अधिक और कुछ नहीं है। राजनीतिक जानकार भी मानते हैं कि ग्वालियर चंबल अंचल में कांग्रेस कभी भी बेहद मजबूत नहीं रही। यहाँ महल के दबदबे के चलते कांग्रेस का वजूद था। अब जब सिंधिया कांग्रेस में नहीं है तो निश्चित तौर पर ग्वालियर चंबल अंचल में कांग्रेस को मजबूत करना उसके लिए बेहद चुनौतीपूर्ण काम होगा। आज एक कांग्रेस में वैक्यूम क्रिएट हो गया है। इस वैक्यूम को फिलफिल करने के लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस के पास यहाँ एक मजबूत लीडरशिप अगर कुछ दिखती है तो वो दिग्विजय सिंह के पुत्र जयवर्धन सिंह दिखते हैं, जो पहले पिछली कमलनाथ की सरकार में मंत्री भी रहे, 2 बार के विधायक भी हैं, एक्टिव भी हैं, एनर्जेटिक में, और फ्रिक्वेंटली वो यहाँ ग्वालियर चंबल में दौरे भी बहुत कर रहे हैं। तो इसका सीधा सीधा मतलब निकाला जाता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं ये प्लान कर रही है कि ज्योतिरादित्य की जगह जयवर्धन को यहाँ लॉन्च किया जाए, जिससे कांग्रेस को एक नेतृत्व मिल सके। बहरहाल ये सियासत है। कभी कांग्रेस की सियासत महल के आसपास घूमती है, आज महल बीजेपी की सियासत का केंद्र बन गया है। कांग्रेस कमजोर दौर से गुजर रही है और यहाँ खोई हुई जमीन को वापस करने के लिए दिग्विजय एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। महाराज के गढ़ में सेंधमारी की कोशिश में जुटे हुए हैं ताकि कांग्रेस के साथ साथ दिग्विजय का सियासी वजूद भी मजबूत हो सके। प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज, ग्वालियर। एक ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। बात करते हैं छत्तीसगढ़ की कुछ खबरों की। राजधानी रायपुर से खबर, जहां 1 दिसंबर से छत्तीसगढ़ में धान खरीदी होगी। सरकार ने इसके लिए 105 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा है। 2 लाख नए किसानों ने धान बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया। धान का रकबा में लगभग 2.25 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। बता दें आपको, छत्तीसगढ़ में बड़े स्तर पर धान खरीदी को लेकर तैयारी जारी है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक की। नियुक्त नोडल अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। गड़बड़ी या लापरवाही पर नोडल अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी। धान खरीदी केंद्रों पर किसानों के लिए पानी और बिजली की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। और मुख्यमंत्री ने बालोद में धान खरीदी के टोकन को लेकर भी संज्ञान लिया है मामला, क्योंकि जो तस्वीरें वहां से आई थी, महिलाएं जिस तरह से दौड़ लगा रही थी, 3 महिलाएं इसमें घायल हुई थी, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। इसमें सरासर लापरवाही और एक अव्यवस्था का नजारा आप देख सकते हैं। प्रबंधन की ये गलती है। ग्वालियर में मूलभूत सुविधाओं को लेकर एक बार फिर सियासी घमासान शुरू हो गया है। कांग्रेस ने नगर निगम और अफसरशाही पर सवालिया निशान खड़ा किया है। कांग्रेस ने कुछ योजनाओं में भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए हैं। कहने को तो ऐतिहासिक शहर ग्वालियर में 2 केंद्रीय मंत्री और सत्ताधारी दल के सांसद का दखल है, लेकिन बावजूद इसके इस ऐतिहासिक शहर की कई सड़कें गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं। सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे लोगों को हैरान और परेशान किए हुए हैं। कमोबेश यही हालत शहर की सीवर और पेयजल व्यवस्था का है। अमृत योजना में कांग्रेस ने करोड़ों रुपयों के घोटाले के आरोप लगाए हैं और इस मामले में वो अब लोकायुक्त का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है। दरअसल नगर सरकार की परिषद अस्तित्व में नहीं है, सारे फैसले अफसर कर रहे हैं, जिसे लेकर कांग्रेस सवालिया निशान खड़े कर रही है। दूसरी तरफ बीजेपी ने भी कांग्रेस को चुनौती दे दी है कि अगर उनके पास भ्रष्टाचार संबंधित कोई साक्ष्य हैं तो उजागर करे।
आज पूरा महानगर, चाहे कोई ग्वालियर विधानसभा हो, चाहे दक्षिण हो, चाहे पूरब हो, सभी जगह गंदे पानी की समस्या है, सभी जगह सीवर का उफन रही है। कोई इसकी तरफ शासन प्रशासन का ध्यान नहीं है। आज सड़कों का जितना बुरा हाल ग्वालियर महानगर का है उतना पूरे देश में कहीं नहीं होगा। आज सड़क नाम की चीज़ ग्वालियर में कहीं बची नहीं है। अभी कल बैठक हुई दिशा की, उसमें इस तरह का हमने कहा कि इसकी लोकायुक्त की जांच कराई जाए, इसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मेरा कहना है कि यदि कहीं भ्रष्टाचार हुआ है तो निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। हम भी इससे सहमत हैं, उसकी जांच होना चाहिए। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस का आरोप है तो तथ्य सामने लाए और निश्चित तौर पर लोकायुक्त में दे, और यदि सत्यता है तो कार्रवाई। हम भी चाहते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए, कोई भी हो निश्चित तौर पर। लेकिन शहर के विकास के सवाल पर मैं समझता हूँ नगर निगम अपना काम कर रही है। तो ये सही है कि तमाम सारी अभी विकास की काम, सड़क के, सीवर के अभी अधूरे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ आने वाले समय में ये सारे काम पूरे हो जाएंगे। उधर कांग्रेस के आरोपों को नगर निगम के अफसर खारिज कर रहे हैं। अफसरों के अपने अपने दावे हैं। कोई कह रहा है कि सरकार के सामने अतिरिक्त फंड मुहैया कराने की मांग रखी है और कोई कह रहा है कि जल्द ही शहर की सड़कों को दुरुस्त कर दिया जाएगा। कुछ जगह पे हमारा पैचवर्क हुआ है, कुछ जगह पे रूट की आवश्यकता है। शासन को भी हमने इसमें जानकारी दी है। कुछ फंड हम अपने लेवल से अवेलेबल करा रहे हैं, कुछ फंड हम लोगों ने रिक्वेस्ट किए माननीय विधायकों से, मंत्रीगणों से, विधायक उनसे भी रिक्वेस्ट की है कि हमें फंड उपलब्ध करा देंगे तो हमारा जो रोड वाला पार्ट है वो अच्छा हो जाएगा। बाकी आपने देखा होगा कि शहर में पिछले 2-2.5 महीने में हमने बहुत वाइब्रेंसी लाई है। हमने सेंट्रल जितनी भी हमारी पोलिंग्स है उस पर तिरंगा लाइटिंग की है। हमारी जितनी भी रोटरीज हैं मेन उसको अपने लाइटिंग के रूप में इम्प्रूव कर चुके हैं। स्ट्रीट लाइट्स हमारी लगभग 40 लग चुकी हैं आउट ऑफ 52,000। दिसंबर एंड तक हमें वही पूरा करने का टारगेट है। ऐतिहासिक शहर ग्वालियर में रियात काल के दौरान सड़कें सुबह शाम पानी से धुलती थी। ग्वालियर शहर के विकास के लिए सिंधिया राजवंश ने नगर निगम की स्थापना की थी, लेकिन आज ग्वालियर शहर बाकी शहरों से मूलभूत सुविधाओं और विकास में पीछे रह गया है, जिससे जनता हलकान है। प्रहलाद सैन, बंसल न्यूज, ग्वालियर। इसी के साथ प्राइम टाइम बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।